गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार एवरीवन। आज मैं फिर से आपके सामने करंट अफेयर की प्रस्तुति दूंगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ शुरुआत की जाएगी। जी हाँ, मधुबनी चित्रकारी, बहुत ही फेमस चित्रकारी, बिहार की शान। स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर एक सरसरी निगाहें, और फिर इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों पर भी कुछ विचार किए जा सकते हैं। सबसे पहले मधुबनी चित्रकारी के बारे में तो कंटेक्स्ट क्या है कि देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों में मधुबनी चित्रकारी से सजे फेस मास्क की मांग काफ़ी बढ़ गई है। अगर बात करें मधुबनी चित्रकारी के बारे में, जैसा कि मधुबनी का शाब्दिक अर्थ है मधु का वन अर्थात शहद का जंगल। यह लोक चित्रकारी की एक पुरानी शैली है जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण आदि में भी मिलता है। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई, अतः इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकारों में या चित्रों में परंपरागत रूप से अंगुलियों तथा वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों का उपयोग किया जाता है। हाल के दिनों में इस चित्रकला शैली में माचिस की तिल्ली जैसियाँ वस्तुओं का भी प्रयोग किए जाने लगा है। चित्रकला की यह शैली पारंपरिक रूप से महिलाओं के द्वारा की जाती है। हालांकि वर्तमान में इसकी मांग को पूरा करने के लिए पुरुष भी आगे बढ़ चुके हैं और चित्रकारी में अपनी महारत हासिल कर चुके हैं। यह चित्रकला जनजातीय रूपांकनों तथा चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। देख सकते हैं कितना सुंदर पेंटिंग्स है। दिस इज़ मार्वलस पेंटिंग्स। ये स्रोत था हिंदू का। आगे बढ़ते हैं दूसरे घटनाक्रम में। ग्राम पंचायत प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज द ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर। हाल में ही बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक अंतरिम आदेश में महाराष्ट्र में स्थानीय प्राधिकरणों के सरकारी कर्मचारियों को ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विषय के बारे में अगर बात करें तो कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र सरकार के राज्य ग्रामीण विकास द्वारा जारी किए गए एक सरकारी प्रस्ताव गवर्नमेंट रेजुलेशन तथा महाराष्ट्र ग्रामीण पंचायत संशोधन अध्यादेश 2020 के विरोध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं की सुनवाई करने के दौरान हाई कोर्ट द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसमें यह निकलकर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में निजी व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित सरकारी प्रस्तावों तथा अध्यादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 151 में संशोधन करने वाले अध्यादेश को चुनौती दी है। इस संशोधन में प्राकृतिक आपदा, महामारी, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या प्रशासकीय आपातकाल के कारण राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव नहीं कराए जाने पर प्रशासकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि निजी प्रशासकों की नियुक्ति कानून द्वारा विधि सम्मत नहीं है तथा इस प्रकार की व्यापक नियुक्तियों से स्थानीय शासन पर एक गहरा आघात हो सकता है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर ग्राम पंचायतों, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों के विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु सरकार द्वारा ये निर्णय कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, अतः इसे निश्चित रूप से इस पर विचार करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार का तर्क है कि महामारी के कारण राज्य के ग्राम पंचायतों का निर्वाचन अभी हो नहीं सकता है तथा पंचायतों के परिचालन हेतु प्रशासक की तत्काल आवश्यकता है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य में ग्राम पंचायतों की काफ़ी अधिक संख्या है तथा सरकारी कर्मचारियों पर पहले से ही काफ़ी अधिक भार है, अतः प्रशासक के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाना बहुत ही मुश्किल है। न्यायालय का निर्णय है कि अंतरिम उपाय के रूप में अध्यादेश और सरकारी प्रस्तावों के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारी ही होने चाहिए। दूसरी बात, सरकारी कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने तथा निजी व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक आदेश में सरकारी कर्मचारी की अनुपलब्धता को कारणों को दर्ज किया जाएगा
प्रशासकों के लिए मापदंड के रूप में गांव का निवासी तथा मतदाता सूची में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए स्थानीय प्राधिकारी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये स्रोत, इसके लिए मैंने द हिंदू का स्रोत है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ई कॉमर्स वेबसाइटों के लिए उत्पादक देश की घोषणा अनिवार्य। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सहित सभी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए इनकी वेबसाइट पर बिक्री किए जाने वाले आयातित उत्पादों के उत्पादक देश की जानकारी देना अनिवार्य है। विवाद का विषय है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि यदि ई कॉमर्स वेबसाइटों पर अपनी वेबसाइटों पर उत्पादों के निर्माणक देश अथवा उत्पादक देश का उल्लेख नहीं किए जाएं तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच जाएगा। अतः केंद्र सरकार द्वारा इसी याचिका की प्रतिक्रिया में हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था और इस संदर्भ में जो कानूनी प्रावधान थे वो था पहला वन कि कुछ ऐसे कानून जिसका सहारा लिया गया है इस इसे मजबूत बनाने के लिए। तो इस संबंध में संबंधित कानून है, पहला है विधिक माप विज्ञान अधिनियम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, दूसरा है विधिक माप विज्ञान डिब्बा वस्तुबंद नियम 2011 लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल 2011 के अंतर्गत इसे अधिनियमित किया गया है। अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सौंपा गया है। अधिनियम या नियमों के उल्लंघन किए जाने पर राज्य या संघ शासित प्रदेशों के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भी इसी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उत्पादक देश का उल्लेख किए जाने को अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान विवाद तथा चुनौतियां अगर देखा जाए तो अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइटों का कहना है कि वे बाजार आधारित ई कॉमर्स मॉडल अर्थात मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं, अतः जिसमें उनकी भूमिका केवल और केवल इंटरमीडिएटरी मध्यस्थ की होती है। अतः इन वेबसाइटों के अनुसार इनके प्लेटफॉर्म पर उत्पादक देश संबंधित डेटा फील्ड उपलब्ध करा दिया गया है जिसे विक्रेता द्वारा एक नए उत्पादों की सूची जारी करते समय भरा जा सकता है, परंतु इस सूचना को भरने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित कानून में भारत निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में उत्पादक देश, निर्माता देश, संयोजक देश संबंधी जानकारी देने के लिए अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है। कई मामलों में विभिन्न देशों के तैयार माल को किसी अन्य देश में एकत्रित करके उसको पैक करके अथवा उसको असेंबल करते हैं और उसके पश्चात भारत में उसको ठूस देते हैं ताकि भारत में उस चीज़ का डंपिंग हो जाए। चाइना इसका खूब इस्तेमाल करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे समकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने की गंभीर जरूरत है और खास करके ई कॉमर्स कंपनियां जो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाती है उन पर एक निश्चित रूप से इस तरह के कठोर प्रावधान की ज़रूरत है ताकि भारत के जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसको मजबूत किया जा सके। अतः वर्तमान नियमों के अनुसार निर्यातक देश को उत्पादक देश नहीं माना जा सकता, इसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। ये भी हिंदू का स्रोत है। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो यूनियन इंटरनेशनल देस सिमंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ ये विभिन्न रेलवे प्रणालियों का एक वैश्विक मंच जो कि रेलवे के अंतर परिचालन और समस्त विश्व में रेलवे के समान तकनीक मानकों को विकसित करने और साथ साथ रेल कूटनीतिक, रेल डिप्लोमेसी को विकसित और सशक्त करने का लिए लगातार कार्य करता रहा है। अगर इसके गठन की बात करें तो रेलवे संघ अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का गठन आज से लगभग 97 वर्ष पूर्व 17 अक्टूबर 1922 को किया गया था। इसका अगर मेन एम या उद्देश्य कहा जाए तो वैश्विक स्तर पर रेल परिवहन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसकी गतिशीलता, सतत विकास संबंधित चुनौतियाँ, उसका कैसे सामना किया जाए। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके सदस्य वर्तमान में भारत के साथ सम्मिलित होते हुए 144 देश हैं। अगला है टॉपिक काकरापारा परमाणु संयंत्र द्वारा क्रांतिकता की प्राप्ति कर ली गई है। दैट मीन काकरापारा एटॉमिक प्लांट अचीव क्रिटिकलिटी। आइए संदर्भ में जानते हैं क्या बात है कि हाल ही में गुजरात स्थित काकरापारा
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई ने पहली बार क्रिटिकलिटी अर्थात क्रांतिकता की प्राप्ति की है। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर का निर्माण 6 मई 1993 को आरंभ किया गया था तथा समान क्षमता की दूसरी इकाई अर्थात 220 मेगावाट का ही एक और 1995 में शुरू किया गया था। ये दोनों इकाइयाँ कैनेडियन तकनीक पर आधारित है। भारत में वर्तमान में विकसित की जा रही 700 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर PHWR की 16 स्वदेशी परियोजनाओं की श्रृंखला में काकरापारा तीसरा परमाणु संयंत्र इकाई विकास क्रम सबसे आगे है। वर्तमान में 700 मेगावाट क्षमतायुक्त परमाणु रिएक्टर की 4 इकाइयों का निर्माण काकरापारा 3-4 और रावतभाटा 7-8 में किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2020 के अंत तक भारत में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता लगभग पौने 4 लाख मेगावाट थी, जिसमें परमाणु ऊर्जा का योगदान केवल और केवल 2% से भी कम है। आते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, क्रांतिकता अर्थात क्रिटिकलिटी क्या होती है। किसी परमाणु रिएक्टर द्वारा क्रांतिकता प्राप्त करने का आशय है कि उस अवस्था से है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन में एक सतत विखंडन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक विखंडन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन का निर्माण होता है जो सतत अभिक्रिया को जारी करने के लिए काफ़ी है। क्रांतिकता विद्युत उत्पादन की दिशा में पहला चरण होता है। सरल शब्दों में कहें तो क्रिटिकलिटी प्राप्त करने पर ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर की समान परिचालन अवस्था में पहुंच जाता है, जो इस बात का संकेत होता है कि अब संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए तैयार है। तो इस उपलब्धि का महत्व देखा जाए तो काकरापारा 3 भारतीय घरेलू असन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। काकरापारा 3 भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई उत्पादन करने वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित देश की सबसे बड़ी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR इकाई है। अब आते हैं, ये दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर क्या है। वास्तव में दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर वे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होते हैं जिनमें सामान्य रूप से ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम तथा मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। वास्तव में एक विशिष्ट दबाव वाले पानी रिएक्टर में भारी जल को शीतलक के रूप में खोलने की सीमा से कम तापमान तक गर्म करने पर एक निश्चित दबाव के तहत रखा जाता है। यद्यपि भारी जल साधारण जल की तुलना में काफ़ी महंगा होता है, फिर भी यह न्यूट्रॉन उत्पादन की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से लाभप्रद ही होता है। और यह रिएक्टर को ईंधन संवर्धन सुविधाओं के बगैर परिचालन की अनुमति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि भारी जल का व्यय होने पर लागत पूंजी में कमी होती है तथा रिएक्टर के लिए वैकल्पिक ईंधन चक्र के कुशल उपयोग हेतु सक्षम बनाता है। ये है एक डायग्राम जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विद्युत रिएक्टर, परमाणु विद्युत रिएक्टर काम करता है। ये भी स्रोत हिंदू का ही है। आते हैं, लुनार झील जो भी चर्चा में था, वास्तव में इसके गुलाबी होने का जो रंग था उसमें तरह तरह के विचार दिए जाते थे, लेकिन हाल में इस पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश आ चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि झील का जो परिवर्तन था, रंग का परिवर्तन, वो वास्तव में लवणता अनुकूलित बैक्टीरिया, जिसको आप हेलोफिलिक आर्किया या हेलो आर्किया कहा जाता है, बताया जा रहा है। इसका संबंध उच्च लवणता और उच्च पीएच से होता है। पानी का गुलाबी रंग अस्थायी नहीं था। प्रयोगशाला के परीक्षण के दौरान सूक्ष्मजीव के जैव भार के तलहटी में बैठ जाने पर पानी का रंग पुनः पारदर्शी हो गया। निष्कर्ष जो है ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। ये जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के अधीन पुणे में स्थित एक स्वायत्त संस्था है। आते हैं झील के रंग परिवर्तन से संबंधित अन्य कारक की बात करें तो एक तो वर्षा की कमी, दूसरा हाई टेम्परेचर, तीसरा मानवीय हस्तक्षेप में कमी। चूँकि कोविड-19 के स्थिति में मानवीय हस्तक्षेप घट चुका था, तापमान बढ़ गया था, वर्षा की कमी हुई थी और वाष्पीकरण होने से झील की लवणता तथा पीएच में काफ़ी वृद्धि बढ़ गई। लवणता तथा पीएच मान में वृद्धि से
हेलोफिलिक जीवाणुओं विशेषकर हेलो आर्किया में की वृद्धि हुई और परिणामतः ऐसे परिणाम दिखने लगे। फ्लेमिंगो के संबंधित कुछ निष्कर्ष। तो फ्लेमिंगो परीक्षण के दौरान यह भी निष्कर्ष निकला है कि झील के प्रवास करने वाले फ्लेमिंग पक्षियों के जो संबंधित कुछ जो निष्कर्ष हैं कि फ्लेमिंगो पक्षियों में जो गुलाबी अथवा लालिमा युक्त रंग का कारण जो है ये कैरोटीनॉइड समृद्ध भोजन लेने का कारण होता है। यह पक्षी गुलाबी पिगमेंट्स का उत्पादन करने वाले जीवाणुओं का भक्षण करते हैं जिससे इन्हें कैरोटीनॉइड समृद्ध भोजन की प्राप्ति होती है जो इनके पंखों को गुलाबी बना देता है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले तो 1823 में लूनार क्रेटर झील CJE अलेक्जेंडर नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक अद्वितीय भौगोलिक स्थल के रूप में इसकी पहचान की गई। ये महाराष्ट्र में स्थित लूनार क्रेटर एक क्रेटर झील है और इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने के कारण हुआ ऐसा माना जाता है और ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। और साथ ही साथ लूनार क्रेटर को वर्ष 1979 में एक भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो वृक्षारोपण अभियान कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य इसका व्यापक वृक्षारोपण अभियान जो है सभी कोयला या लिग्नाइट पब्लिक सेक्टर यूनिट को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत कोयला और लिग्नाइट PSU की खदानों, कॉलोनियों और अन्य उपयुक्त इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। दूसरा टॉपिक है इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम जो है होप्ला बत्राचूस टाइग्रिनस है। IUCN की स्थिति लिस्ट कंसर्न है और वास स्थान जो है इसका दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मेढक है। मानसून के मौसम में इसका प्रजनन काल शुरू होता है। अपने रंग को परिवर्तित करता है, जोरदार टटर की आवाज़ निकालता है मादा को आकर्षित करने के लिए, लेकिन यह शिकारियों की स्थिति का भी कारण बनता है। शिकारी इसको देख समझ सकते हैं। ये देखिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 अनुसूची 4 में इसको लिस्टेड किया गया है और ये अंतिम चित्र के रूप में इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं लगातार कोशिश करूंगा आपके लिए प्रतिदिन की घटनाक्रमों पर एक कठोर पकड़ बने और आपके एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, सुने, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर से मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।